मौत का खेल भाग 21। ड्रोन। सदर अस्पताल 10 मंजिला था और लाश घर 5वीं मंजिल पर था। लिफ्ट तेजी से ऊपर चली जा रही थी। न वह छठे फ्लोर पर रुकी थी और न 7वें और 8वें पर ही। सोहराब लिफ्ट का जायजा लेते हुए तेजी से सीढ़ियों पर दौड़ रहा था। लिफ्ट 10वें फ्लोर पर भी नहीं रुकी तो सोहराब आश्चर्य में पड़ गया, यानी लिफ्ट ओपन फ्लोर पर गई थी। सोहराब भी सीढ़ियां नापते हुए आखिरी मंजिल की छत की तरफ पहुंच गया। जहां पर सीढ़ियां खत्म हुई थीं, वहां पर एक दरवाजा था और उसमें ताला लगा हुआ था। सोहराब ने जेब से एक तार निकाला और ताले के छेद में डालकर उसे खोलने की कोशिश करने लगा। इस काम में उसे वक्त लग गया। जब ताला खोलकर वह ऊपर पहुंचा तो देखा कि लाश एक बड़े से ड्रोन में बंधी हुई ऊपर की तरफ जा रही थी। सोहराब ने एक लंबी छलांग लगाई और ड्रोन को पकड़कर लटक गया। वजन बढ़ जाने की वजह से ड्रोन धीरे धीरे नीचे आने लगा। सोहराब एक हाथ से ड्रोन को पकड़े रहा और दूसरे हाथ से जेब में रखे चाकू को निकाल लिया। इसके बाद उसने उस रस्सी को काट दिया जिससे लाश लटकी हुई थी। रस्सी आखिरी बंद तक कट चुकी थी। वजन की वजह से वह आखिरी बंद एक झटके में टूट गया। लाश को जल्दी से सोहराब ने दोनों हाथों में थाम लिया। इस चक्कर में ड्रोन उसके हाथ से छूट गया। ड्रोन तेजी से ऊपर की तरफ चला गया। सोहराब ने लाश को जमीन पर सम्मान के साथ रख दिया। इंस्पेक्टर सोहराब ने ध्यान से ड्रोन की तरफ देखा। उसमें कैमरा लगा हुआ था। उसे समझते देर न लगी कि इस कैमरे से मुजरिम सारी गतिविधियां देख रहा है। ड्रोन पहले तेजी से ऊपर गया और फिर एक दिशा में जाकर नजरों से ओझल हो गया। इंस्पेक्टर सोहराब को नर्स और वार्ड बॉय का ख्याल आया। उसने उन्हें छत पर काफी खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। कबाड़ रखने के लिए बनाए गए बड़े से टीन शेड में भी वह नहीं दिखे। सोहराब ने बड़े कबाड़ के पीछे जा जाकर बारीकी से मुआयना किया। इसके बाद सोहराब लिफ्ट की तरफ चला गया। एक कैनोपी में लिफ्ट खुलती थी। कैनोपी के जालीदार दरवाजे में अंदर से ताला लगा हुआ था, यानी वह दोनों कैनोपी में अंदर से ताला लगाकर लिफ्ट के जरिए फरार हो गए थे। सोहराब को यह चोट बहुत तकलीफदेह लगी। जहां सोहराब खड़ा था वह एक बड़ी सी खुली छत थी। पहले तो लिफ्ट के यहां तक आने पर सोहराब को ताज्जुब हुआ था, लेकिन टीन शेड में रखी कबाड़ मशीनों को देखने के बाद उसकी समझ में बात आ गई। भारी सामान लाने ले जाने के लिए ही इस ओपन छत तक लिफ्ट आने का इंतजाम किया गया था। वह कुछ देर शांत खड़ा रहा। उसके बाद उसने सार्जेंट सलीम को फोन करके ऊपर बुला लिया। सार्जेंट सलीम जब ऊपर पहुंचा तो वह सोहराब को लाश के पास अकेला खड़ा देखकर चौंक पड़ा। उसकी कुछ समझ में नहीं आया कि माजरा क्या है। वह दोनों कहां गए और यह लाश किसकी है? सार्जेंट सलीम ने पूछा। दोनों चकमा देकर हाथ से निकल गए। काफी तेज साबित हुए दोनों। क्या लिफ्ट नीचे पहुंची थी? इंस्पेक्टर सोहराब ने पूछा। नहीं, वह ऊपर ही रुकी हुई है काफी देर से। मेरे यहाँ आने तक भी नीचे नहीं पहुंची थी, सार्जेंट सलीम ने जवाब दिया। तुम ऊपर तक सीढ़ियों से आए हो? सोहराब ने फिर पूछा। इस फ्लोर के ठीक नीचे तक एक दूसरी लिफ्ट से और फिर वहां से सीढ़ियों से ऊपर आया, क्योंकि वह लिफ्ट वहीं तक आती है, सार्जेंट सलीम ने बताया। कोई अजीब बात नजर आई? सोहराब ने फिर सवाल किया। नहीं। लेकिन क्यों? सार्जेंट सलीम ने चौंकते हुए पूछा। नहीं, कुछ नहीं, सोहराब ने कहा। यह लाश किसकी है और यहाँ तक कैसे पहुंची? सार्जेंट सलीम ने पूछा। डॉक्टर वरुण वीरानी की, सोहराब ने कहा और उसे यहाँ तक पहुँचने और ड्रोन से लाश ले जाने तक की पूरी बात बता डाली। पूरी बात सुनने के बाद सार्जेंट सलीम ने पूछा, आपको इतना यकीन कैसे है कि यह डॉक्टर वीरानी की ही लाश है? खोलकर देख लो, इंस्पेक्टर सोहराब ने कहा। सार्जेंट सलीम ने जेब से निकालकर हाथों पर सर्जिकल दस्ताने पहने और लाश के करीब पहुंचकर उस पर से कपड़ा हटा दिया। लाश का चेहरा देखने के बाद सार्जेंट सलीम सीधा खड़ा हो गया और एक कदम पीछे हट गया। लाश से आ रही बदबू ने भी उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। सार्जेंट सलीम ने इंस्पेक्टर सोहराब की तरफ देखा। सलीम ने लाश को पहली बार देखा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इस लाश का चेहरा तो बिगड़ा हुआ है।
आपने बिना देखे कैसे यकीन कर लिया था कि स्ट्रेचर पर ले जाई जा रही लाश डॉक्टर वीरानी की ही है? इस बारे में बाद में बात होगी। अभी जाओ और लाश घर के इंचार्ज और वहां पर पहरा दे रहे दोनों कांस्टेबल को बुला लाओ, इंस्पेक्टर सोहराब ने कहा। सार्जेंट सलीम तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सोहराब ने जेब से निकालकर मुंह पर मास्क लगाया और फिर हाथों पर रबर के दस्ताने पहने और लाश के ऊपर बंधा सफेद कपड़ा हटा दिया। लाश के जिस्म पर बहुत कीमती सूट था। अजीब बात यह थी कि वह सूट उसके साइज से कुछ बड़ा था। सोहराब ने कपड़े की जेबों की तलाशी ली। उसे जेब से कुछ बुरादा सा मिला। उसने उसे हाथ पर लेकर देखा और फिर जेब से रुमाल निकालकर बुरादे को उसमें लपेट लिया। इसके बाद वह पैंट और शर्ट की कॉलर पर लगे टैग को देखने लगा। उस पर लॉर्ड एंड लैरी टेलर्स लिखा हुआ था। यह राजधानी का सबसे बड़ा टेलर था। यहाँ कपड़े सिलवाने के लिए कई बार 6 महीने तक इंतजार करना पड़ता था। पहली खास बात यह थी कि इनके यहाँ अभी भी हाथों से कपड़ों की सिलाई होती थी। दूसरी अहम बात इनकी फिटिंग थी। ऐसी फिटिंग कोई नहीं दे सकता था। यह 127 साल पुरानी दुकान थी। इनके पुरखे अमेरिका से आए थे और फिर यहीं के होकर रह गए थे। हालांकि बेटियां और बेटे अब भी अमेरिका में ही ब्याहे जाते थे। इंस्पेक्टर सोहराब ने मोबाइल से टैग और कपड़ों की कई तस्वीरें खींची और फिर लाश पर कपड़ा फिर से बांध दिया। इस काम से फारिग होने के बाद उसने दस्ताने उतार दिए। सोहराब ने जेब से सिगार निकाली और उसका कोना तोड़ने लगा। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने सिगार सुलगा ली और हल्के हल्के कश लेने लगा। वह बीच बीच में आसमान की तरफ भी देख रहा था। सार्जेंट सलीम दोनों पुलिस कांस्टेबल और लाश घर के इंचार्ज के साथ लौट आया। दोनों कांस्टेबलों ने आते ही सोहराब को सैल्यूट मारा। दोनों ही बहुत डरे हुए थे। सोहराब ने उनसे नर्म लहजे में पूछा, आप दोनों कहाँ चले गए थे? दोनों कांस्टेबलों ने नजरें झुकाए हुए एक साथ कहा, साहब माफ कर दीजिए, गलती हो गई। मुझे यह जानना है कि आप लोग कहाँ और किसके कहने पर गए थे। सोहराब का लहजा अब भी नर्म ही था। किसी के कहने से नहीं सर, बस जरा चाय पीने चले गए थे, एक कांस्टेबल ने हकलाते हुए धीमी आवाज में कहा। अगर हम समय से नहीं पहुंचते तो लाश गायब कर दी गई थी। अपनी ड्यूटी ठीक से अंजाम दीजिए। ड्यूटी नहीं होती है तो साफ बता दीजिए, हम दूसरा इंतजाम कर लेंगे, इंस्पेक्टर सोहराब ने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। सर आइंदा ख्याल रखेंगे, इस बार दूसरे वाले कांस्टेबल ने कहा। मैं चाय पीने जाने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक साथ मत जाइए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। अगर लाश गायब हो जाती तो आपकी नौकरी भी जा सकती थी। आखिरी वाक्य बोलते हुए सोहराब का लहजा थोड़ा तेज हो गया था। कुछ देर की खामोशी के बाद सोहराब ने लाश घर के इंचार्ज से कहा, आप भी एहतियात बरतिएगा। इस लाश को ले जाइए और इसे लाश घर में रखवा दीजिए। दोनों कांस्टेबलों ने लाश को उठा लिया और उसे लेकर चले गए। उनके पीछे पीछे लाश घर का इंचार्ज भी चला गया। उनके जाने के बाद सोहराब ने कहा, आओ चलें। सीढ़ी पर पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर सोहराब ने दरवाजा बंद करके उसमें ताला लटका दिया। बंद ताला तो खोला जा सकता है, लेकिन खुले ताले को बिना चाबी के बंद नहीं किया जा सकता है। इसके बाद वह सीढ़ियों से नीचे आ गए। सलीम लिफ्ट की तरफ बढ़ा तो सोहराब ने उसे टोकते हुए कहा, हमें सीढ़ियों से ही नीचे उतरना है। सोहराब की इस बात से सार्जेंट सलीम ने अजीब नजरों से सोहराब को देखा, जैसे कहना चाहता हो, लिफ्ट होते हुए भी 10वें फ्लोर से सीढ़ियों से कौन उतरता है महाराज। सीढ़ियां उतरते हुए जब वह 9वें फ्लोर पर पहुंचे तो सोहराब लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वहां सब कुछ नॉर्मल था। इसके बाद वह सीढ़ियों से ही 8वें फ्लोर पर पहुंचे। वह फिर लिफ्ट की तरफ चले गए। वहां का नजारा देखकर सोहराब के चेहरे पर एक हल्की सी चमक आकर चली गई। उसका अनुमान सही निकला था। जिस लिफ्ट से वह नर्स और वार्ड बॉय ऊपर गए थे वह खुली हुई थी। उसमें स्ट्रेचर को फंसा दिया गया था। गेट न बंद हो पाने की वजह से वह लिफ्ट जहां थी वहीं रुकी हुई थी। सोहराब ने स्ट्रेचर को बाहर निकाल दिया। सलीम गेट पर पैर फंसाकर खड़ा हो गया।
लिफ्ट के अंदर दोनों के मास्क, दोनों व्हाइट कोट और नर्स का स्कार्फ पड़ा हुआ था। सोहराब ने कोट की जेबों की तलाशी ली, लेकिन उनमें कुछ नहीं मिला। इसके बाद सोहराब ने स्ट्रेचर को अंदर कर दिया। लिफ्ट का ऑटोमेटिक दरवाजा बंद हो गया और वह नीचे की तरफ चली गई। अब आपको समझ में आया कि यह लिफ्ट नीचे क्यों नहीं जा रही थी, सोहराब ने सलीम से कहा। बहुत चालाक हैं, सार्जेंट सलीम ने कहा। चालाक नहीं, शातिर हैं, सोहराब ने कहा। दरअसल उन्होंने 8वें फ्लोर को इसलिए चुना क्योंकि इस फ्लोर पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती। दूसरे, उन्होंने सोचा हो कि अगर हम उनका पीछा करेंगे तो आखिरी यानी 10वें या 9वें फ्लोर पर उन्हें तलाशेंगे। उन्होंने लिफ्ट में अपनी पहचान बताने वाली चीजें उतार फेंकी, फिर यहाँ से दूसरी लिफ्ट के जरिए आराम से चले गए। ऐसे में वह हमारे सामने भी होते तो हम उन्हें न पहचान पाते। देखते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाती है, सार्जेंट सलीम ने कहा। सोहराब दूसरी लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वहाँ उसने बारीकी से जायजा लिया, लेकिन वहाँ उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद दोनों उसी लिफ्ट से नीचे आ गए। दोनों पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ गए। सोहराब ने सलीम को चाबी देते हुए कहा, कार तुम ड्राइव करो। सलीम ने कार का गेट खोला और स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। सोहराब दूसरा गेट खोलकर उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गया। सार्जेंट सलीम ने इग्निशन में चाबी लगाई और कार स्टार्ट कर दी। कार धीमी रफ्तार से कंपाउंड से चल दी। कहाँ चलना है, सार्जेंट सलीम ने पूछा। लॉर्ड एंड लैरी टेलर्स, सोहराब ने कहा। नया सूट सिलवा रहे हैं, सार्जेंट सलीम ने पूछा। नहीं, तफ्तीश के सिलसिले में चल रहे हैं, सोहराब ने कहा। एक अहम सवाल यह भी है कि इतना बड़ा ड्रोन किसके पास है, यह भी चेक करना होगा। कार सदर अस्पताल के कंपाउंड से निकलकर सड़क पर आ गई थी। कार के बाहर निकलते ही गेट पर खड़े आदमी ने किसी को फोन मिलाया और धीमी आवाज में कुछ बताने लगा। लॉर्ड एंड लैरी टेलर्स के यहाँ से उन्हें क्या जानकारी मिली? जब लाश गायब ही करनी थी तो कातिल ने लाश को जंगल में क्यों फेंका था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए जासूसी उपन्यास मौत का खेल का अगला भाग। मौत का खेल भाग 22। फन टू सन क्लब। यह एक विदेशी ओपन कार थी। इसे एक मिस्री लड़की ड्राइव कर रही थी। उसका नाम शीना था। शक्लो सूरत में बहुत खूबसूरत थी, लंबे कद की और बहुत गोरी चिट्टी। स्किन का कलर दूध सा सफेद था। यह मेजर विश्वजीत की खास ड्राइवर थी। इस लड़की को उसके एक दोस्त ने तोहफे में दिया था। यह बात अजीब थी कि किसी लड़की को तोहफे में दिया जाए, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में यह सब बहुत आम है, जैसे वाइफ स्वैपिंग। शीना भी बहुत खुशी खुशी मेजर विश्वजीत के साथ रह रही थी। मेजर विश्वजीत उसका खास ख्याल रखता था। इसके अलावा एक मोटी रकम हर महीने सैलरी में देता था। यह रकम तोहफों के अलावा थी। कई बार मेजर के तोहफे शीना की साल भर की सैलरी से भी ज्यादा होते थे। शीना के बगल में एक लेडी कमांडो बैठी हुई थी। वह देसी थी, लेकिन विश्वजीत ने उसकी ट्रेनिंग इजराइल में करवाई थी। इस कमांडो की खूबियां निराली थीं। यह सूरज जितनी तेज रोशनी आंखों पर पड़ने पर भी टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकती थी। इसी तरह घुप अंधेरे में भी इसे टारगेट को शूट करने में कोई दिक्कत नहीं थी। आवाज सुनकर टारगेट पर गोली चला देना उसके बाएं हाथ का खेल था। इसके अलावा वह 5 दिन बिना सोए रह सकती थी। 15 दिन बिना खाए भी वह हेल्दी रह सकती थी। मेजर जब भी घर से बाहर होता था, वह साये की तरह उसके साथ होती थी। पीछे की सीट पर मेजर विश्वजीत और रायना बैठे हुए थे। रायना ने गुलाबी रंगत का टॉप और ब्लैक कलर की शॉर्ट स्कर्ट पहन रखी थी। उसने गले में गुलाबी हीरे वाला पेंडेंट और कानों में इसी रंग के हीरे के टप्स पहन हुए थे। दाहिने हाथ की उंगली में गुलाबी हीरे की अंगूठी थी। गुलाबी रंगत वाले हीरे बहुत महंगे और दुर्लभ होते हैं। दुनिया के सबसे कीमती गुलाबी हीरे ऑस्ट्रेलिया की अर्जेल खदान में पाए जाते हैं। यहाँ से अब गुलाबी हीरे मिलना बंद हो गए हैं, इसलिए इन हीरों की कीमत भी कई हजार गुना बढ़ गई है। गुलाबी हीरों वाला यह तोहफा आज ही मेजर विश्वजीत ने रायना को दिया था। इन कपड़ों और हीरों की वजह से रायना कहर ढा रही थी। उसकी स्किन का रंग गुलाबी था।
ऐसा लगता था जैसे दूध में हल्का सा गुलाबी रंग मिला दिया गया हो। अपनी 0 साइज फिगर और रंगत की वजह से वह बार्बी डॉल लगती थी। अगर वह पलकें न झपकाए और हिले डुले न तो देखने वाला उसे बार्बी डॉल ही समझेगा। यह गुलाबी हीरे उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। कार का रुख फंटूश रोड की तरफ था। यह पूरा इलाका बहुत खूबसूरत था। काफी ऊंचाई पर पेड़ थे, नीचे साहिल और फिर नदी। नदी के पाट बहुत चौड़े थे। यह नदी समुंदर होने का एहसास कराती थी। इसका पानी भी एकदम साफ था। कई सालों से बंद फन टू सन क्लब हाल ही में फिर से शुरू हो गया था। फन टू सन क्लब इसी नदी के किनारे थे। इसे कभी अंग्रेजों ने कायम किया था। इसके बाद यह काफी साल बंद रहा। इस क्लब की मेंबरशिप बहुत मुश्किल से मिलती थी। यही वजह थी कि यहाँ सिर्फ बड़े बिजनेसमैन और आला अफसर ही आते थे। आज मौसम साफ था, धूप निकली हुई थी। इसकी वजह से सर्दी भी कम थी। नदी के किनारे ढेर सारी स्विमिंग चेयर्स पड़ी हुई थीं। इस पर लेटकर क्लब मेंबर धूप सेंकते थे। यहाँ स्पा सेंटर भी था। मेजर विश्वजीत और रायना कुछ देर में वहां पहुंच गए। कार को शीना पार्किंग लॉट की तरफ लेकर चली गई। एक कार उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आई थी। पीछा करने वाली कार पर स्पेशल स्टिकर नहीं लगा हुआ था। इस वजह से उसे गेट पर ही रोक दिया गया था। वह कार वापस चली गई और फिर कुछ दूर आगे जाकर रास्ते में एक पेड़ के नीचे रुक गई। विश्वजीत और रायना क्लब हाउस के अंदर चले गए। क्लब का मैनेजर मेजर विश्वजीत को देखते ही उठकर खड़ा हो गया। उसने बड़ी खुशदिली से दोनों का स्वागत किया। इसके बाद वह उन्हें उनके स्पेशल रूम तक छोड़कर बाहर आ गया। कमांडो रूम के गेट पर जमकर खड़ी हो गई। मुजरिम की मुसीबत। घोस्ट तेजी से रोड पर भागी चली जा रही थी। सोहराब ने अपनी तरफ के बैक मिरर में पीछे की तरफ देखा। कोई भी कार पीछा नहीं कर रही थी। सार्जेंट सलीम ने सोहराब से पूछा, कुछ सवाल मेरे ज़हन को परेशान कर रहे हैं। पूछो, सोहराब ने कहा। आपको इस बात का अंदाजा कैसे हो गया था कि नर्स और वार्ड बॉय लाश ले जा रहे हैं? बहुत साधारण सी बात है। जिस तेजी से वह दोनों स्ट्रेचर लेकर जा रहे थे, इतनी तेजी सिर्फ बीमार लोगों को ले जाते वक्त दिखाई जाती है, किसी लाश के लिए नहीं। दूसरी बात, लाश ले जाते वक्त परिवार का कोई सदस्य या पुलिस साथ में होती है। वहां ऐसा भी नहीं था। जिस तरह से सफेद कपड़ा ढका हुआ था, उससे यह पहले ही साफ था कि वह एक लाश है। मैंने उन्हें रुकने के लिए आवाज दी, लेकिन वह रुके नहीं। इस आधार पर मेरा शक यकीन में बदल गया। मान गए फादर सौरभ, सार्जेंट सलीम ने कहा। एक अहम बात और, रास्ते में एक कार हमारा रास्ता रोककर वक्त खराब कराने की कोशिश कर रही थी। उससे भी मैं खबरदार हो गया था कि कुछ अहम होने वाला है। हम चाहते तो कार रोककर उनसे निपट सकते थे, लेकिन मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। वह लोग दरअसल मुझे उलझाना चाहते थे ताकि मैं वक्त पर सदर अस्पताल न पहुंच सकूं और वह लाश गायब कर सकें। लेकिन मुजरिम को इस बात का अंदाजा कैसे हुआ कि हम वहीं जा रहे हैं? बरखुरदार, जुर्म करने के बाद मुजरिम की आपकी हर गतिविधि पर नजर होती है। जब आप तफ्तीश करते हुए ऐसे ट्रैक पर बढ़ते हैं जो आपको मुजरिम की तरफ ले जा रहा हो, ऐसे में मुजरिम हमेशा आपको भ्रमित करने या किसी न किसी तरह से उस ट्रैक से हटाने की कोशिश में लग जाता है। उसकी यही गलती ही उसे पकड़वाने में हमेशा मददगार होती है। इसका मतलब है कि हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं, सार्जेंट सलीम ने जोशीले अंदाज में कहा। हो सकता है, सोहराब ने जवाब दिया। इसका मतलब आपको अंदाजा हो गया है कि कातिल कौन है? उसकी इस बात का सोहराब ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद सार्जेंट सलीम ने कहा, एक सवाल ने और उलझा रखा है। आज सारे ही पूछ डालो, सोहराब ने हंसते हुए कहा। जब मुजरिम को लाश गायब ही करना था तो उसे पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता। उसे जंगल में फेंकने की जरूरत क्यों थी भला? इस केस के बारे में तुमने पहली बार कोई ढंग की बात पूछी है, सोहराब ने मुस्कुराते हुए कहा। मुजरिम और तफ्तीश करने वाले के बीच हमेशा आंख मिचौली का खेल चलता रहता है।
बिल्कुल तू डाल डाल, मैं पात पात की तरह। सोहराब सिगार सुलगाने के लिए कुछ देर के लिए रुका, फिर कहना शुरू किया, मुजरिम ने लाश को शरबतिया हाउस से गायब तो कर दिया, फिर उसके लिए यह लाश मुसीबत बन गई होगी कि इसका करे क्या। फिर उसने सोचा होगा कि इसकी पहचान मिटा दी जाए तो बात बन जाएगी। उसने लाश के कपड़े बदल दिए और चेहरे पर तेजाब डालकर लाश को जंगल में फेंक दिया। काम तो वाकई चालाकी का था, सलीम ने। कहते हैं, जो चुप रहेगी जुबाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का। इसी तरह से लाश भी सामने आ ही गई। डीएनए से यह बात भी साफ हो गई कि यह लाश डॉक्टर वरुण वीरानी की ही है। हालांकि मैंने डीएनए की बात छुपा रखी है ताकि मुजरिम भ्रम में रहे कि हम लाश को पहचान नहीं सके हैं, लेकिन वह हमसे भी 2 कदम आगे है। मैं समझा नहीं आपकी बात, सार्जेंट सलीम ने कहा। सोहराब ने समझाते हुए कहा, मुजरिम को हमारी गतिविधियों से पता चल गया कि हमने लाश को पहचान लिया है। इस तरह से मुजरिम ने एक बार फिर से खुद के लिए खतरा महसूस किया। वह फिर से लाश गायब करने की कोशिश में लग गया है। इस बार अगर लाश उसके हाथ लगी तो वह उसे किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करेगा। अगर हमारे हाथ से लाश गायब हो गई तो हमारे लिए डॉक्टर वीरानी के कत्ल की बात को साबित करना मुश्किल हो जाएगा। वह गुमशुदा ही माने जाएंगे जब तक लाश या कोई अकाट्य सबूत न मिल जाए। रायना ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज करा दी है। उनका कत्ल हुआ है, यह बात तो क्लियर है न, सार्जेंट सलीम ने पूछा। 100%। पूरी ताकत से डॉक्टर वीरानी का गला दबाया गया था। उनकी सर्वाइकल स्पाइन टूट गई थी। टेलरिंग शॉप। कुछ वक्त बाद वह लॉर्ड एंड लैरी टेलरिंग शॉप पहुंच गए। काउंटर पर एक बहुत खूबसूरत अमरीकी लड़की बैठी हुई थी। उसने उन्हें देखते ही बहुत खुशदिली से वेलकम कहा। उसकी मुस्कुराहट देखकर सलीम निसार हो गया। लड़की की उम्र 20 से 21 साल थी। सोहराब ने काउंटर पर बैठी हुई लड़की को अपना परिचय देते हुए अंग्रेजी में कहा, मुझे मैनेजर से मिलना है। आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ, लड़की ने हिंदी में जवाब दिया। उसकी आवाज में भी सलीम को खास कशिश महसूस हुई। सलीम वहीं खड़ा रह गया। सोहराब लड़की के साथ बगल के कॉरिडोर में मुड़ गया। लड़की ने एक दरवाजा खोलकर वहां बैठे बूढ़े आदमी से अंग्रेजी में कहा, ग्रैंडपा, यह इंस्पेक्टर कुमार सोहराब हैं, खुफिया विभाग से आपसे मिलने आए हैं। बूढ़े ने इंस्पेक्टर सोहराब से हाथ मिलाते हुए कहा, बैठिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। वह बहुत अच्छी उर्दू बोल रहा था। इंस्पेक्टर सोहराब ने जेब से मोबाइल निकाला। उसमें कुछ देर पहले खींची गई डॉक्टर वीरानी के कपड़ों की तस्वीर बूढ़े को दिखाते हुए कहा, इन कपड़ों को आप पहचानते हैं? क्या आपके यहाँ से यह मालूम चल सकता है कि इन्हें किसने सिलवाया था? क्या डॉक्टर वीरानी के कपड़ों की पहचान हो सकी? मेजर विश्वजीत की कार का पीछा कौन कर रहा था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए जासूसी उपन्यास मौत का खेल का अगला भाग। मौत का खेल भाग 23। सिंड्रेला। इंस्पेक्टर कुमार सोहराब ने जब बूढ़े को मोबाइल पर कपड़े की तस्वीर दिखाई तो उसने उस पर एक नजर डालते हुए कहा, हमारे लिए यह बता पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ हर दिन सैकड़ों कपड़े सिलने के लिए आते हैं। कपड़ों के कोई चेहरे तो होते नहीं कि याद रह जाएं। बूढ़े मैनेजर की बात सुनने के बाद सोहराब ने उसे टैग का फोटो दिखाते हुए कहा, यह टैग तो आपके यहाँ का ही है। बूढ़े ने टैग को ध्यान से देखते हुए कहा, जी हाँ, इस टैग की डिजाइन हमने 2 साल पहले तब्दील की थी। उसके बाद ही यह कपड़े सिले गए हैं। क्या मुझे आपके 2 साल के ग्राहकों की लिस्ट मिल सकती है? इंस्पेक्टर सोहराब ने कहा। हम ग्राहकों की प्राइवेसी का खासा ख्याल रखते हैं, लेकिन आप खुफिया विभाग से हैं तो खास ही होगा। मैं आपको फहरिस्त दिलवाता हूँ, बूढ़े ने कहा और पास लगी घंटी के बटन को दबा दिया। कुछ देर में एक नौजवान उसके कमरे को नॉक करके अंदर आ गया। उससे बूढ़े ने कहा, ग्राहकों की 2 साल की लिस्ट का प्रिंट लेकर आइए। नौजवान कमरे से चला गया। सोहराब बूढ़े से कुछ और बातें करने लगा। उधर काउंटर वाली लड़की सोहराब को ग्रैंडपा के पास पहुंचाने के बाद फिर से आकर काउंटर पर बैठ गई। सलीम काउंटर पर ही खड़ा उसका इंतजार कर रहा था।
उसके बैठते ही सलीम ने कहा, आप बड़ी अच्छी हिंदी बोल लेती हैं। हमारे ग्रैंडपा का कहना है कि जहां रहो वहां के कल्चर को अपना लो, इससे बिजनेस करने में आसानी होती है। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। आप बहुत समझदार हैं, सलीम ने कहा। मैं नहीं, मेरे ग्रैंडपा, लड़की ने कहा। आपका नाम क्या है? सलीम ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा। सिंड्रेला, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। यकीनन तुम सिंड्रेला ही हो, सार्जेंट सलीम ने उसे गौर से देखते हुए कहा। यकीनन सिंड्रेला बहुत खूबसूरत थी। उसकी बड़ी सी नीली आंखें किसी खूबसूरत झील सी थीं। उसकी त्वचा की रंगत गुलाबी थी। अखरोटी बालों में उसने पोनी बांध रखी थी। सलीम को अपनी तरफ यूं देखता पाकर वह दूसरी तरफ देखने लगी। मेरा नाम नहीं पूछोगी? सलीम ने उसकी नीली आंखों में देखते हुए कहा। वह तो आप वैसे भी बताने वाले हैं, सिंड्रेला की आंखों में शोखी थी। गरीब को प्रिंस मुज्तबा सलीम कहते हैं, सलीम ने आवाज में बनावटी वजन पैदा करते हुए कहा। गरीब तो आप कहीं से नहीं दिखते, सिंड्रेला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। यह स्लैंग है, सलीम ने जल्दी से कहा। सिंड्रेला के इस सवाल से उसकी रुमानियत को जैसे ब्रेक लग गया हो। आप किस स्टेट के प्रिंस हैं? सिंड्रेला ने दोबारा पूछा। बम्बेबो का, सार्जेंट सलीम ने गंभीरता से कहा। लेकिन आपके दोस्त ने तो कहा था कि वह इंटेलिजेंस से हैं। और यह बम्बू स्टेट कहाँ है? सिंड्रेला ने पूछा। उसकी आवाज में आश्चर्य का पुट था। बम्बू नहीं, बम्बेबो स्टेट, सार्जेंट सलीम ने शब्द को दुरुस्त किया। उसके बाद उसने कहा, वह मेरे स्टेट का खुफिया महकमे का हेड है। मैं उसका हौसला बढ़ाने के लिए साथ आया हूँ। ग्रेट, सिंड्रेला ने कहा। तभी सार्जेंट सलीम को कदमों की आहट सुनाई दी। उसने देखा कि सोहराब चला रहा है। उसने सिंड्रेला से जल्दी से कहा, अब हम कब मिलेंगे? जब आप चाहें, सिंड्रेला ने जवाब दिया और उसे एक कार्ड देते हुए कहा, इस पर मेरा फोन नंबर है। सलीम ने कार्ड लेकर तुरंत कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। उसके बाद उसने जरा झुकते हुआ आहिस्ता से कहा, हम जल्द मिलेंगे। सिंड्रेला ने आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, श्योर प्रिंस ऑफ बम्बू। सलीम शोर के आगे के शब्द ठीक से सुन नहीं सका, क्योंकि तभी उसका ध्यान सोहराब की तरफ चला गया था। सोहराब शॉप से बाहर निकल गया था। सलीम भी तेजी से उसके पास पहुंच गया। सलीम ने घूम कर देखा, सिंड्रेला उसी की तरफ देख रही थी। उसने होशियारी दिखाते हुए सोहराब से धीमी आवाज में कहा, प्लीज कार आप ड्राइव कर लीजिए, मैं जरा पाइप पीना चाहता हूँ। सोहराब ने कुछ नहीं कहा और उससे कार की चाबी ले ली। सोहराब गेट खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सलीम ने दूसरी तरफ का दरवाजा खोला और उसके बैठते ही कार आगे बढ़ गई। सार्जेंट सलीम ने जेब से पाइप और वान गॉग का पाउच निकाला और पाइप में तंबाकू भरने लगा। पाइप सुलगाने के बाद उसने सोहराब से पूछा, क्या नतीजा निकला? वह बताने में असमर्थ हैं कि यह कपड़े किसने सिलवाए थे, सोहराब ने बैक मिरर ठीक करते हुए कहा। वह नजर रखना चाहता था कि उसका पीछा तो नहीं किया जा रहा है। तुम अंदर क्यों नहीं आए थे? कुछ देर बाद सोहराब ने पूछा। बस यूं ही, सार्जेंट सलीम ने कंधे उचकाते हुए कहा। तुम आवारागर्द होते जा रहे हो, सोहराब उसकी तरफ देखते हुए बोला। अब ऐसी बातें तो मत कीजिए, सलीम ने मुंह बनाते हुए कहा। लड़की देखी और काम से जी चुरा लिया। सोहराब की आवाज में गंभीरता थी। काम ही कर रहा था। मैंने सोचा कि आप अंदर तफ्तीश कर रहे हैं तो मैं बाहर पूछगछ कर लेता हूँ, सार्जेंट सलीम ने शब्दों में वजन पैदा करने की कोशिश की। क्या जानकारी मिली पूछगछ में? सोहराब ने उसकी नकल की। बस पूछने ही वाला था कि तब तक आप आ गए, इसलिए बात अधूरी ही रह गई, सलीम ने पाइप से कश लेते हुए जवाब दिया। ओह, सो सॉरी बाबू, सोहराब ने मुस्कुराते हुए कहा। इट्स ओके, सलीम ने नाटकीय अंदाज में कहा। तो बात पूरी करने का तो आप इंतजाम कर ही आए होंगे, सोहराब ने फिर से उसे छेड़ा। जिम्मेदार आदमी हूँ, कोई काम बीच में छोड़ना मेरी फितरत नहीं है, सलीम ने कहा। यह तो मुझे भी मालूम है कि तुम जिम्मेदार आदमी हो, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना था, सोहराब ने कहा। शुक्रिया, सलीम ने मुंह से धुआं छोड़ते हुए कहा। ऐसा करते हैं।
इस केस से जुड़ी हुई जितनी भी महिलाएं हैं वह तुम्हारी तफ्तीश का हिस्सा हैं। बाकी मैं देखता हूँ। कौन सी महिलाएं? सलीम ने खुशी छुपाते हुए पूछा। इस लड़की से तो तुम मिलोगे जरूर, इतना वक्त यूं तो नहीं दिया होगा उसे। इसके अलावा रायना। लाश घर में नजर आई महिला के साथ ही वह लड़की भी जिससे तुम 31 की रात फ्लर्ट कर रहे थे, सोहराब ने कहा। 31 नाइट के फ्लर्ट की बात सुनकर सलीम चौंक पड़ा। उसने तुरंत ही पूछा, यह बात आपको कैसे मालूम? मुझे यह भी मालूम है कि तुम उसे छोड़ने घर तक गए थे, सोहराब ने कहा। इसका मतलब आप मेरी भी जासूसी करते हैं, सलीम ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। वह लड़की अपनी कार होटल की पार्किंग में ही छोड़ आई थी। वह कार वहां कई दिन खड़ी रही। पार्किंग इंचार्ज ने तुम्हें उस लड़की के साथ जाते हुए देखा था। उसने यह बात मैनेजर को बताई। मैनेजर ने तुम्हें फोन मिलाया था। तुम नॉट रीचेबल थे, इसलिए मेरे पास फोन आ गया था, इंस्पेक्टर सोहराब ने बताया। इसके बाद उसने घोस्ट सड़क के किनारे रोक दी। छिछोरा सन 2 फन क्लब का यह स्पेशल रूम मेजर विश्वजीत के लिए मुस्तकिल बुक रहता था। वह यहाँ आए या न आए, क्लब वालों को उसका किराया महीने की 30 तारीख को मिल जाया करता था। न एक दिन आगे और न एक दिन पीछे। कमरे के अंदर मेजर विश्वजीत और रायना आसपास बैठे थे। रायना विश्वजीत और अपने लिए शराब के पैक बना रही थी। उसने एक पैक विश्वजीत को दे दिया और फिर अपना जाम भी उठा लिया। इसके बाद दोनों ने जाम को चीयर्स किया और होठों से लगा लिया। एक हल्का सा सिप लेने के बाद विश्वजीत ने कहा, अबीर बहुत बुरा लड़का है, तुम मत करो उससे शादी। तुम क्यों नहीं कर लेते मुझसे शादी? रायना ने उसके कंधे पर सर टिकाते हुए कहा। मुझे तुम में इंटरेस्ट है, लेकिन शादी में नहीं, मेजर विश्वजीत ने कहा। अगर शादी करनी है तो शरबतिया से करो, मुझसे ज्यादा पैसा है उसके पास, तुम्हारा ख्याल रखेगा। विश्वजीत ने पैक को होठों से लगाते हुए कहा। शरबतिया बूढ़ा हो चला है, दूसरा मैं रखैल नहीं बन सकती किसी की, रायना ने कहा। अबीर छिछोरा लड़का है, उसने बिटक्वाइन से अनाप शनाप पैसे कमा लिए हैं, लेकिन उसमें क्लास नहीं है, मेजर विश्वजीत ने कहा। मुझे छिछोरे पसंद हैं, रायना ने हंसते हुए कहा। ओह रियली? मेजर विश्वजीत ने उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा गुस्से से कहा। एक्चुअली वह एक सच्चा प्रेमी है, मेरे ऐशो आराम का पूरा ख्याल रखेगा, मेरे सारे नाज नखरे उठाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि वह उम्र में मुझसे छोटा है, रायना ने कहा। तो क्या बेटा बनाने जा रही हो उसे? मेजर विश्वजीत ने तंज कसते हुए कहा। तुम नहीं समझोगे मेजर, रायना ने कहा और पैक से सिप लेने लगी। उसके बाद उसने आगे कहा, यह कम उम्र के लौंडे छिछोरे तो होते हैं, लेकिन बड़े फर्माबरदार होते हैं, आपका हर हुक्म गुलाम बनकर मानते हैं। तुम हो बहुत कमीनी, मेजर ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ा सा रूखापन था। इसे रायना ने भांप लिया था। उसने तुरंत ही जवाब दिया, सब सोहबत का असर है। उसकी इस बात पर मेजर विश्वजीत खामोश हो गया। रायना दूसरा पैक बनाने लगी। इसमें वाइन ज्यादा थी और सोडा कम था। अपना पैक उठाते हुए मेजर विश्वजीत ने कहा, ओके ओके, तुम अगली पार्टी में उसे भी साथ लाना। फायर। सोहराब ने घोस्ट को सड़क के किनारे रोकने के बाद किसी के फोन मिलाए। उधर से फोन रिसीव होते ही उसने कहा, डॉक्टर वीरानी की लाश कहाँ मिली थी? कुछ देर वह दूसरी तरफ की आवाज सुनता रहा। उसके बाद उसने कहा, मोबाइल पर लोकेशन भेज दो। सोहराब ने फोन काटने के बाद जेब में रख लिया और कार को आगे बढ़ा दिया। घोस्ट की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। कुछ देर बाद उसके फोन पर बीप की आवाज आई। उसने फोन सार्जेंट सलीम को देते हुए कहा, लोकेशन आ गई है, चेक करके मुझे रास्ता बताओ। सार्जेंट सलीम ने मोबाइल हाथ में ले लिया और मैसेज देखने लगा। उसके बाद उसने सोहराब को पता बता दिया। इसके साथ ही घोस्ट की रफ्तार काफी तेज हो गई। घोस्ट शहर पार करके सिसली रोड की तरफ जा रही थी। रोड पर कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। सोहराब ने घोस्ट की रफ्तार और बढ़ा दी। पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया।
घोस्ट तेजी से सड़क पर भागी जा रही थी। अचानक एक चट्टान की आड़ से एक कार निकली और वह सोहराब की कार का पीछा करने लगी। शुरू में सोहराब ने कोई नोटिस नहीं लिया, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि कोई कार उसका पीछा कर रही है, उसने चेक करने के लिए अपनी कार की रफ्तार काफी धीमी कर दी। पीछा करने वाली कार की रफ्तार अब भी तेज थी। जब दोनों के बीच फासला काफी कम रह गया तो पीछे की कार से 2 फायर किए गए। क्या सोहराब और सलीम उस फायर से बच सके? गोली चलाने वाले कौन लोग थे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए जासूसी उपन्यास मौत का खेल का अगला भाग। कार रोको, सोहराब ने सलीम से कहा और फिर कार को बैक गियर में लेकर उस जगह पर चलने को कहा जहां एक्सीडेंट हुआ था। सलीम ने कार रोक दी और उसे बैक गियर में डाल दिया। कुछ देर बाद उसने कार रोक दी। सोहराब कार से नीचे उतर आया। सलीम ने भी कार का इंजन बंद किया और नीचे उतर आया। दोनों उस चट्टान की तरफ बढ़ गए जहां कार टकराकर रुक गई थी। वहां कार एक्सीडेंट का कोई निशान तक मौजूद नहीं था। सोहराब को पथरीली जमीन पर खून के निशान नजर आ गए। उसे बड़ी सफाई से पोंछ दिया गया था, लेकिन खून की महक से कुछ चींटियां वहां जमा हो गई थीं। दोनों फिर कार में आकर बैठ गए और कार चल दी। कुछ देर में वह शहर में दाखिल हो रहे थे। सलीम ने विंडस्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए पूछा, कहाँ चलना है? महकमे की लैब चलते हैं, इंस्पेक्टर सोहराब ने कहा। कुछ देर बाद उनकी कार खुफिया विभाग के बड़े से गेट के सामने रुक गई। दोनों कार से उतर आए। उन्होंने आंखों की रेटिना को वेरीफाई कराया। बायोमेट्रिक मशीन पर उंगली रखते ही ऑटोमेटिक गेट खुल गया। दोनों कार में बैठ गए और कार आगे बढ़ गई। उन्होंने घास, राख और सिगरेट के बड़का पाउच लैब में जमा कर दिया। सोहराब ने डॉक्टर वीरानी के कपड़े से मिले बुरादे को भी लैब में दे दिया। दोनों ने वॉश बेसिन में हाथ साफ किए और फिर वापस आकर कार में बैठ गए। कार कुछ दूर अंदर गई और फिर फव्वारे का चक्कर काटते हुए वापस चल दी। सोहराब ने डैशबोर्ड पर चिपके एक रिमोट का बटन दबाया और गेट खुल गया। इसके बाद कार बाहर आ गई। खुफिया विभाग में जाने के लिए तो वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती थी। वापसी में इसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए गेट रिमोट से भी खुल जाता था। अब हुजूर कहाँ जाना पसंद करेंगे? सलीम ने बहुत मोहब्बत के साथ पूछा। बहुत थक गया हूँ, शेक्सपियर कैफे चलते हैं, वहाँ तुम्हें शानदार कॉफी पिलाते हैं। मुझे ब्लैक कॉफी पसंद नहीं है, सलीम ने मुंह बनाते हुए कहा। जो तुम्हें पसंद हो वह पी लेना। कुछ देर बाद उनकी कार शेक्सपियर कैफे में दाखिल हो रही थी। घोस्ट को पार्क करने के बाद वह लॉन को पार करते हुए डाइनिंग हॉल में दाखिल हो गए। कैफे में ज्यादा भीड़ नहीं थी। शेक्सपियर कैफे राजधानी का सबसे शानदार कैफे था। इसके डाइनिंग हॉल में एक साथ 100 से ज्यादा लोग बैठ सकते थे। यहाँ 70 तरह की कॉफी मिलती थी। सोहराब ने हमेशा की तरह कोने की एक मेज चुनी और दोनों आमने सामने बैठ गए। कुछ देर में वेटर ऑर्डर लेने आ गया। सोहराब ने कहा, 2 मोकाचीनो, साथ में फ्रेंच टोस्ट। मोकाचीनो एक खास तरह की कॉफी होती है। कैपुचिनो कॉफी में कोकोआ पाउडर मिलाकर इसे तैयार करते हैं। इस कॉफी में गार्निशिंग के लिए क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैक कॉफी छोड़ दी क्या आपने? सलीम ने हंसते हुए कहा। सोचा आज तुम्हारा टेस्ट लिया जाए, सोहराब ने कहा। उनकी टेबल के बगल की मेज पर एक आदमी अकेला बैठा हुआ था। कुछ देर बाद एक दूसरा आदमी आ गया। उसने बैठते हुए कहा, ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी अचानक यहाँ बुला लिया? सदर अस्पताल वाली घटना के बाद से मेरा आदमी गायब है। लड़की को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेज दिया है। सदर अस्पताल का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर सोहराब चौंक पड़ा। सिगरेट की बड़ से क्या सुराग मिला? क्या सोहराब ने कातिल को पहचान लिया था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए जासूसी उपन्यास मौत का खेल का अगला भाग। कार रोको, सोहराब ने सलीम से कहा और फिर कार को बैक गियर में लेकर उस जगह पर चलने को कहा जहां एक्सीडेंट हुआ था। सलीम ने कार रोक दी और उसे बैक गियर में डाल दिया। कुछ देर बाद उसने कार रोक दी। सोहराब कार से नीचे उतर आया। सलीम ने भी कार का इंजन बंद किया और नीचे उतर आया।
दोनों उस चट्टान की तरफ बढ़ गए जहां कार टकराकर रुक गई थी। वहां कार एक्सीडेंट का कोई निशान तक मौजूद नहीं था। सोहराब को पथरीली जमीन पर खून के निशान नजर आ गए। उसे बड़ी सफाई से पोंछ दिया गया था, लेकिन खून की महक से कुछ चींटियां वहां जमा हो गई थीं। दोनों फिर कार में आकर बैठ गए और कार चल दी। कुछ देर में वह शहर में दाखिल हो रहे थे। सलीम ने विंडस्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए पूछा, कहाँ चलना है? महकमे की लैब चलते हैं, इंस्पेक्टर सोहराब ने कहा। कुछ देर बाद उनकी कार खुफिया विभाग के बड़े से गेट के सामने रुक गई। दोनों कार से उतर आए। उन्होंने आंखों की रेटिना को वेरीफाई कराया। बायोमेट्रिक मशीन पर उंगली रखते ही ऑटोमेटिक गेट खुल गया। दोनों कार में बैठ गए और कार आगे बढ़ गई। उन्होंने घास, राख और सिगरेट के बड़ का पाउच लैब में जमा कर दिया। सोहराब ने डॉक्टर वीरानी के कपड़े से मिले बुरादे को भी लैब में दे दिया। दोनों ने वॉश बेसिन में हाथ साफ किए और फिर वापस आकर कार में बैठ गए। कार कुछ दूर अंदर गई और फिर फव्वारे का चक्कर काटते हुए वापस चल दी। सोहराब ने डैशबोर्ड पर चिपके एक रिमोट का बटन दबाया और गेट खुल गया। इसके बाद कार बाहर आ गई। खुफिया विभाग में जाने के लिए तो वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती थी। वापसी में इसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए गेट रिमोट से भी खुल जाता था। अब हुजूर कहाँ जाना पसंद करेंगे? सलीम ने बहुत मोहब्बत के साथ पूछा। बहुत थक गया हूँ, शेक्सपियर कैफे चलते हैं, वहाँ तुम्हें शानदार कॉफी पिलाते हैं। मुझे ब्लैक कॉफी पसंद नहीं है, सलीम ने मुंह बनाते हुए कहा। जो तुम्हें पसंद हो वह पी लेना। कुछ देर बाद उनकी कार शेक्सपियर कैफे में दाखिल हो रही थी। घोस्ट को पार्क करने के बाद वह लॉन को पार करते हुए डाइनिंग हॉल में दाखिल हो गए। कैफे में ज्यादा भीड़ नहीं थी। शेक्सपियर कैफे राजधानी का सबसे शानदार कैफे था। इसके डाइनिंग हॉल में एक साथ 100 से ज्यादा लोग बैठ सकते थे। यहाँ 70 तरह की कॉफी मिलती थी। सोहराब ने हमेशा की तरह कोने की एक मेज चुनी और दोनों आमने सामने बैठ गए। कुछ देर में वेटर ऑर्डर लेने आ गया। सोहराब ने कहा, 2 मोकाचीनो, साथ में फ्रेंच टोस्ट। मोकाचीनो एक खास तरह की कॉफी होती है। कैपुचिनो कॉफी में कोकोआ पाउडर मिलाकर इसे तैयार करते हैं। इस कॉफी में गार्निशिंग के लिए क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैक कॉफी छोड़ दी क्या आपने? सलीम ने हंसते हुए कहा। सोचा आज तुम्हारा टेस्ट लिया जाए, सोहराब ने कहा। उनकी टेबल के बगल की मेज पर एक आदमी अकेला बैठा हुआ था। कुछ देर बाद एक दूसरा आदमी आ गया। उसने बैठते हुए कहा, ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी अचानक यहाँ बुला लिया? सदर अस्पताल वाली घटना के बाद से मेरा आदमी गायब है। लड़की को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेज दिया है। सदर अस्पताल का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर सोहराब चौंक पड़ा। सिगरेट की बड़ से क्या सुराग मिला? क्या सोहराब ने कातिल को पहचान लिया था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए जासूसी उपन्यास मौत का खेल का अगला भाग।